नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आपको बता दें कि आज का जो मुद्दा है वो है वक्फ पर प्रधानमंत्री की दो टूक। नए वक्फ कानून का जहां देश भर में लोग समर्थन कर रहे हैं तो कानून को बेहतर भी बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग कानून का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून और बंटवारे को लेकर के बड़ी बातें कही और पहली बार कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में वक्फ बिल पास होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, कहा कि वक्फ डिबेट के मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है और वो आजादी से पहले बोई गई थी। प्रधानमंत्री ने बंटवारे को लेकर कहा कि आम मुसलमानों ने बंटवारे का समर्थन नहीं किया था। अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था और उसी तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को सत्ता मिली थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर पीएम का प्रहार। साथियों, मैं देश की संसद को मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। वक्फ पर पीएम की दो टूक, सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप, कांग्रेस ने की तुष्टीकरण की राजनीति। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस बोली, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करने का दावा बेमानी। आप लोगों को देखिए, हमने मुस्लिम समुदाय को सबोटेज किया है, उसको दबाया है, कुचला है। इसकी राजनीति करके ये अपना मत प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और इस बात को हमारे हिंदू भाई समझ नहीं रहे। बीजेपी ने कहा, मुस्लिम समाज का होगा उत्थान। वो चाहते हैं कि इस बिल के माध्यम से आम गरीब मुसलमान को राहत मिले। मुस्लिम नेता बोले, वक्फ संशोधन बिल किसी भी तरह से सही नहीं। लेकिन हम वक्फ अमेंडेड एक्ट के सख्त तरीन खिलाफ हैं, उसको कंडेम करते हैं आउटराइट। वक्फ पर पीएम की दो टूक। तो वक्फ कानून को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे पहले परिचय करवा दूं। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे शैलेंद्र गुर्जर साहब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ पर पहली बार जब राइजिंग भारत समिट में बोलते हुए ये कहा कि इस देश में किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है, और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम करने का दावा किया जा रहा था वो बेमानी है। लेकिन अब जो नए कानून बनाया गया है वक्फ को लेकर के, उससे मुस्लिम समाज का उत्थान होगा, भला होगा। इसके मायने क्या हैं? हेमंत जी, देखिए, इसके मायने ये हैं कि 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो मुस्लिम समाज का वास्तविक आईना दिखाती है कि उस समय क्या हालात थे 2006 की रिपोर्ट के। और उसमें आपने देखा होगा वक्फ की संपत्ति से 12,000 करोड़ की आय होनी चाहिए थी, जो 9 लाख एकड़ से अधिक वक्फ की संपत्ति है। और लेकिन वहां आय 200 करोड़ बताई जा रही थी। तो बताइए किस तरह से कट्टरपंथी लोगों ने, भूमाफियाओं ने किस तरह से वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार किया। और जो गरीब पसमानदा मुसलमान था, जो मुस्लिम बहनें थी, बच्चे थे, जिस पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, वो सारा पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो पर्पस पूरा नहीं होता है। बताइए, अगर वक्फ का पर्पस था जो महिलाएं हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनको उनकी परवरिश करना, उनके स्कॉलरशिप्स देना, उनके लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बनाना, कोचिंग सेंटर्स बनाना, जो बेवा हैं उनको सशक्तिकरण करना, उनको छोटे मोटे उद्योग बना के आर्थिक संबल प्रदान करना, और किस तरह से एक शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज का निर्माण करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण करना। आप बता दीजिए, कोई भी वक्फ से संबंधित जितनी भी संपत्ति हैं वो वक्फ
ने कभी कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई आईएएस बनाया हो तो बता दीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास इस पूरे भारत को समग्र दृष्टि से देखते हैं कि मुसलमान भाई बहन भी हमारे ही डीएनए उनका और हमारा एक ही है, वो भी इस देश के वासी हैं। इसी तरह उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए जो उनका शोषण अत्याचार हो रहा था, वो अपनी जवान को बोल नहीं पाती थी, खुल के बात नहीं रख पाती थी, किस तरह से दबी हुई थी, ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। आप देखिए किस तरह से आज महिलाएं सशक्तिकरण हो रही है, किस तरह से आज महिलाएं उनकी जो शोषण था उससे मुक्ति मिली है। और तब ये कहते थे, तब भी कट्टरपंथी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल ये कहते थे कि ट्रिपल तलाक हटा देंगे तो फिर देखिए ये मुसलमानों को जेलों में डाल देंगे, युवाओं को, और ये होगा वो होगा। कुछ नहीं हुआ, बल्कि महिलाएं लिबरेट हुई, सशक्तिकरण उनका हुआ। आज महिलाएं पढ़ रही हैं और अपनी बात को रख सकती हैं। इसी तरह देखिए, जब आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, उसकी धारा 370 हटाई, तब भी कहते थे यहां खून की नदियां बह जाएंगी और भारत के टुकड़े। ये एक बहुत बड़ा तुष्टीकरण था जब जवाहरलाल नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने देश के टुकड़े कर दिए राष्ट्र को। अगर ये प्रथम मानते तो कभी इस तरह की बात भारत में नहीं होती और मुसलमान भाइयों का भला होता। आप बताइए, तो देश का विभाजन, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से हुआ और उसका फायदा कांग्रेस को मिला सत्ता के रूप में, उस पर मैं आऊंगा। परुष भारद्वाज जी से मैं जवाब ले लेता हूं पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है ये जो नया कानून है वक्फ को लेकर के बनाया गया। फिर कांग्रेस को इसमें क्यों बुराई नजर आती है, और अगर आती है तो कांग्रेस बताए कि अब तक क्या भला हो गया था जो पुराना कानून था वक्फ को लेकर के, उससे मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी ने जो देश के दो टुकड़े वाली बात कही उसके बारे में जवाब देना चाहूंगा। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमारे देश के मुसलमानों का विचार नहीं था कि देश के दो टुकड़े हों। निश्चित तौर पे जब आजादी से पहले जो है देश के दो टुकड़े करने की बात की जा रही थी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत चला था, तो जिसने भी इतिहास पढ़ा है वो इस बात को बता सकता है कि आज की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती संगठन हिंदू महासभा और तत्कालीन मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की बात किया करती थी और जो तत्कालीन जो हिंदू महासभा है वो हिंदू राष्ट्र की बात किया करती थी। जब गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन चलाया, तो किस प्रकार हिंदू महासभा के नेताओं ने देश के हिंदुओं का आह्वान किया कि भाई आप लोग जो है देश की आजादी की लड़ाई में अपनी ऊर्जा मत गवाओ, आपको मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा गवा के रखनी, बचा के रखनी है। उसके बाद में किस प्रकार से देश के जनता को बेवकूफ बनाते हुए जब अंग्रेजों ने देश को सत्ता हस्तांतरित करी, और उससे पहले जब प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए और उस समय जो है कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुछ वोटों से पीछे रह गई, तो किस प्रकार दो ध्रुव विपरीत विचारधारा की कहने वाली हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने आपस में मिलकर के कांग्रेस को रोकने के लिए सरकार बनाई। ये तथ्य पर है। और आपको पता है, जो भाजपा एक नारा लगाती है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो मुखर्जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उस मुस्लिम लीग नीत वाली सरकार में जो है वो उप मुख्यमंत्री बने। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के दो टुकड़े कौन करवाना चाहता था। अभी मैं वर्तमान वाली बात पाना चाहूंगा। देखिए, अभी वर्तमान में जो वक्फ बिल की बात चल रही है, प्रधानमंत्री जी मुस्लिम समाज के इतने ज्यादा हितैषी है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब इस सदन में इस बिंदु पर जब वोटिंग चल रही थी, तो प्रधानमंत्री जी अपना वोटिंग का दायित्व छोड़ करके थाईलैंड क्यों चले गए? प्रधानमंत्री जी को तो इस अवसर पे मौके पे रह करके कम से कम अपने हिस्से की आहुति जो है वो इस महायज्ञ में डालनी चाहिए थी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है। दूसरी बात, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, लगातार सरकार के द्वारा किस प्रकार देश को गुमराह किया गया। आपको हेमंत जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, सरकार जो कहती थी कि सबसे पहले जो है वक्फ का जो ट्रिब्यूनल होता था वो अंतिम होता था, उसकी कहीं अपील नहीं होती थी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 83(9) में अपील का भी प्रावधान था और वो ट्रिब्यूनल के फैसले में व्यक्ति जो है वो हाईकोर्ट भी जा सकता था। इस प्रकार देखिए कि जो इसमें सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया गया कि साहब वक्फ की इसमें जो 2 महिला सदस्यों का प्रावधान नहीं था। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि पहले कोर्ट जाने से पहले ट्रिब्यूनल जाना होता था? नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूँ ना। ट्रिब्यूनल क्या चीज है? ट्रिब्यूनल के बारे में देखिए, सरकार के द्वारा कोर्ट से बड़ी है, पहले कोर्ट क्यों नहीं जा सकते, सीधे ट्रिब्यूनल ही क्यों जाना होता था? मेरी बात तो सुनिए ना हेमंत जी, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि आपकी मेरी संपत्ति में कोई विवाद हो जाए। अब आप बार बार जो है मंदिर के साथ तुलना करते हैं, तो बताइए कोई हिंदू ट्रिब्यूनल भी है वक्फ ट्रिब्यूनल की जैसे इस देश में? पूरी बात तो जाने दीजिए हेमंत जी, आपकी बात का भी जवाब आ जाएगा। पूरी बात तो जाने दीजिए जनता। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा में जो है धारा 40 जो है
उसमें वक्फ की ट्रिब्यूनल का जो है प्रावधान किया गया। अब उस प्रावधान में क्या है कि एक तो जो है वो जज होता था और 2 उसके सदस्य होते थे। 2 सदस्यों में एक सदस्य जो सरकारी कर्मचारी होगा और किसी भी वर्ग का हो सकता था। जो जज होता था वो जिला जज के स्तर का होता था। तो क्या हमारे शांति रखो, आप सिर्फ अरे आपकी पोल खुल रही है, शांति रखो। भारतीय जनता पार्टी संशोधन किया गया था 2013 संशोधन पढ़िए पहले, जानकारी है, गुमराह कर रहे हो राजस्थान की जनता को, मुसलमान भाइयों को गुमराह करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। सिर्फ दूसरीकरण की नीति अपनाई, वोटों के लिए सजाया। वक्त तो एक बहाना था आपका 95 में और 2013 में संशोधन किए, उनके प्रावधान बताओ ना। उसके बाद कोई अपील करने का अधिकार रहा क्या? इसका अरे रहा क्या? ये बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो इस चैनल पे बैठ के? न्यायिक सेवा का अधिकारी होता है और देश के टुकड़े किए, ये पूरी भारत की जनता जानती है किसकी महत्वाकांक्षाएं थी, किसने सत्ता प्राप्ति के लिए काम किया। और मुसलमान भाई बहनों को जो उनका वास्तविक विकास होना चाहिए था, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वो कांग्रेस ने कभी नहीं होने दिया। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आईना दिखाती है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक करने में लगे कि किस तरह से मुस्लिम भाई बहनों को हम मुख्य धारा में ला सके, शिक्षित कर सके, आर्थिक रूप से समृद्ध कर सके, सामाजिक रूप से उनका उत्थान कर सके, आर्थिक रूप से प्रबल कर सके, महिलाओं को किस तरह से सशक्तिकरण, शैलेंद्र जी ठीक है। और जो व्यवस्था थी पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी पूरा कर लीजिए जल्दी से। जी शैलेंद्र जी मैं आ रहा हूँ सर। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, पूरा कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। गुजर साहब 1 मिनट। संशोधन अधिनियम बताए पहले, ये 95 को पलट दिया इन्होंने। शैलेंद्र जी, तो वो कांग्रेस पार्टी है जो संविधान के ऊपर शरिया को रखती है। शाहबानो वाला केस भूल गए पौरुष जी? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। मुसलमान भाई बहनों को कभी उन्होंने उनका उत्थान नहीं किया, सिर्फ उनका शोषण किया वोटों के लिए और भड़काने का काम किया। पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष जी, आज ही राहुल गांधी ने कहा कि हम क्रांतिकारी कानून लेकर के आएंगे। फिर 2013 में जो संशोधन हुआ था यही क्रांतिकारी कानून था क्या? देखिए हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कोई भी जो संस्थाएं होती है या कोई व्यवस्थाएं होती है और विकास भी कहा जाए तो ये देखिए निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आज हमें जिस कानून की आवश्यकता है, आज के 5 साल बाद हो सकता है कि वो कानून से कुछ हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़े या अभी वाली धाराओं में से कुछ धाराएं हटानी पड़े। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यदि विपक्ष को साथ लेकर के जेपीसी में विपक्ष के सुझाव मान करके और संबंधित पक्षों के सुझाव से यदि कानून लाती तो निश्चित तौर पर आज इस बिल का स्वरूप ये होता कि संसद में बिल सर्वसम्मति से पास हो रहा होता। हमारी आपत्ति से बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं राहुल गांधी बोले इस पर कि क्या खामियां हैं? बहस में बोलते ना। खामियां मैं आपसे बोल रहा हूं ना हेमंत जी, मैं बता रहा हूं। नहीं, संसद में जो 12 घंटे तक लोकसभा में बहस हुई उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं बताया गया? फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया ना। आप भारतीय जनता पार्टी सुने तो सही ना। कांग्रेस संसद में भी ये हाल रहा जो यहाँ पे हाल रहा है। जैसे हमारे सांसद बोलने के लिए खड़े हुए भाजपा के सांसदों ने हंगामे मचाने शुरू कर दिए। जो हमारे माननीय सांसद गौरव गोगोई जी, टाइम था ना सर, क्यों आप ऐसी बातें बोल रहे हैं? बहस में तो आपकी पार्टी को भी तो टाइम अलॉट था ना कि उस समय में तो सिर्फ आप ही की पार्टी के सांसद बोलेंगे। हेमंत जी देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेस के सांसदों द्वारा बोला गया वो उसको कोई नोट कर नहीं रहा। और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोले जा रहे हैं। समय था विपक्ष के पास, 3 घंटे का समय दिया गया था। 8 घंटे में से कांग्रेस पार्टी के इजलास कहां थे? नहीं, 12 घंटे तक बहस हुई है शैलेंद्र गुजर साहब, 12 घंटे तक बहस हुई लोकसभा में भी, और उसके बाद कानून बना। और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को समय, आपके सवालों का जवाब दूं मैं। तब राहुल गांधी जी कहां थे? क्यों बहस में पार्टिसिपेशन नहीं किया? मैं आ जाऊंगा। आपने कहा कि देश को बांटने का काम बीजेपी ने किया, देश को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं, अभी आप कह रहे हैं जो बंटवारा हुआ देश का बंटवारा हुआ वो किसने करवाया? पेश किया गया। देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती हिंदू महासभा और तत्कालीन मुस्लिम लीग ने मिलकर नेताओं ने किया है। नाम भूल गए हो तो पौरुष जी बता दूं मैं आपको, इतिहास याद दिला दूं। तो अब उनका जवाब ले लेता हूं पौरुष जी, इस पर उनका जवाब दे लेता हूं। पौरुष भारद्वाज इसका जवाब ले लेता हूं। एक मिनट शांत हो जाइए, आपकी बात पूरी हो गई है तो शांत हो जाइए, मैं जवाब ले लेता हूं।
संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में शैलेंद्र गुर्जर साहब, जो पौरुष जी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश को बंटवारा करने का काम किया था। शैलेंद्र गुर्जर जी। हेमंत जी, इतिहास भारत का एक एक नागरिक जानता है कि किन की महत्वाकांक्षाओं ने जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, किस तरह से देश का बंटवारा किया गया। आम मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, यहाँ का जो गरीब मुसलमान अब्दुल लतीफ आर्को हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव ऑल इंडिया मिडिल काउंसिल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्को साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 के महामंच से ये कहा, उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ा है, वक्फ में जो संशोधन होकर के नया कानून बना है उससे, और ये कहा कि जो पहले कांग्रेस लगातार कहती थी कि अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते हैं, तो ये दावा उनका बेमानी है क्योंकि अल्पसंख्यक समाज तो और ज्यादा पिछड़ता गया। आर्को साहब। देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है, ये सिवाय गुमराह करने के अलावा दूसरी तो कोई बात इनके पास होती नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने गुमराह किया, शिक्षा से रोका। कांग्रेस ने तो स्कॉलरशिप लागू की थी और बीजेपी ने आकर के स्कॉलरशिप खत्म कर दी। अब बताइए हमारा फायदा पहुंचा क्या स्कॉलरशिप बंद होने से? आज हमारा वक्फ बोर्ड, जिस वक्फ बोर्ड के बारे में ये कहते हैं, आर्को साहब, फिर आपको इतने सालों तक स्कॉलरशिप मिली तो उसके बावजूद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आप हवाला देकर के क्यों कहते हैं कि आज भी मुसलमानों की हालत बेहद खराब है, शिक्षा के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर? अगर स्कॉलरशिप से ही उत्थान हो जाता है। पूरी की पूरी लागू नहीं हुई और लागू बीजेपी ने नहीं होने दी। जब भी कोई बात होती है मुसलमानों के ताल्लुक से और बीजेपी जो है शोर मचा देती है कि मुंह भराई हो रही है, मुंह भराई हो रही है, मुंह भराई हो रही है। पता नहीं इनको क्या तकलीफ होती है मुसलमानों के नाम से ही। वक्फ बोर्ड के अंदर नाम ही बदल दिया, मुस्लिम लफ्ज ही हटा दिया। आप देखिए किस कदर, और जितने मेंबर वक्फ बोर्ड के अंदर होंगे किसी एक के अलावा एक मुस्लिम विद्वान होगा, किसी का नाम ही नहीं है कि मुसलमान होगा। सारे हिंदू आ जाएंगे, कौन रोकेगा? तो ये कितना प्रेम करते हैं हमसे, आप देखिए। इतना प्रेम करते हैं कि हमारे नाम तक जो है ना गायब कर दिए। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप हमसे? और यूपी में तो जितनी सरकार के पास प्रॉपर्टियां हैं उन सारी प्रॉपर्टियों को उन्होंने कह दिया है तो सब सरकारी है। अगर आपका क्लेम है तो आप सबूत करें। लीजिए साहब, आज बरसों से हमारी सैकड़ों साल से जो हमारी प्रॉपर्टियां हैं उन्होंने आज डिक्लेयर भी कर दिया कि सब सरकारी हैं, और अगर तुम्हारी है तो लाओ क्लेम का, और हम उसके तय करेंगे कि वो तुम्हारी है या नहीं है। तो इस तरह की दादागिरी, इस तरह का वन साइडेड सारा का सारा फैसला, और फिर कह रहे हैं हमने बड़ी तरक्की कर दी मुसलमानों के लिए और मुसलमानों का वक्फ बोर्ड हमने कब्जे में ले लिया है और हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी बेच बेच करके पढ़ाएंगे, मुसलमानों की तालीम में खर्च करेंगे। क्यों? सरकार ने बाकी मजहब के लिए भी उनकी प्रॉपर्टियां छीन कर बेच कर पढ़ा रहे हैं क्या? उनका मेडिकल करा रहे हैं क्या? उनका विकास उनके प्रॉपर्टियों से करा रहे हैं क्या? जो आज हमारी प्रॉपर्टी को छीन कर हमसे कह रहे हैं कि हम इसमें तुम्हारा विकास करेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? आप सोचिए। ये सारा का सारा वन साइडेड है, और ये वन साइडेड इसलिए है कि बीजेपी की आदतें पहले गुमराह करती है और आज भी गुमराह कर रही है कि इससे बड़ा मुसलमानों का भला हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने जैसे कहा, आर्को साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का आम मुसलमान जो है इस बंटवारे के पक्ष में नहीं था। क्या आम मुसलमान भी चाहता था कि अलग देश मुसलमानों का बन जाए? देखिए जी, ये बात इतनी पुरानी उन्होंने कही और आप भी उसको रिपीट कर रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ बात आपको इसलिए नहीं कह सकता कि मुझे इतिहास, उस वक्त के इतिहास का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जिन लोगों को बंटवारा चाहिए था वो चले गए, और जिनको बंटवारा नहीं चाहिए था वो हमारे मुल्क में रह गए। आज हमारा मुल्क है ये, हम बाई चॉइस रहे हैं, हमारी मर्जी से रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, हम इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, तब हम रहे हैं। और हमें भरोसा दिलाया
हमें विश्वास दिलाया। तो यही कि तो आपके प्रधानमंत्री साथ कह रहे हैं इंसाफ कि होगा। आम जो मुसलमान है तब देश जाकर का के वो हम नहीं रहे। चाहता था कि बंटवारा हो, उसका विचार नहीं था। ये पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए इस तरह से बंटवारे का खेल खेला। उन्होंने ये पूछा कि दुनिया में इतने ये तो अपने कितने इलेक्शन- देश है जो आजादी मिली और दो टुकड़े हो गए। देखिए दुनिया में कितने देश हैं, आजादी मिली दो टुकड़े हो गए। यहाँ आजादी मिलनी, आजादी के अंदर जो कंडीशन अंग्रेजों ने डाली थी, ये उसी का तो नतीजा है कि जो हमें आजादी देने के लिए अंग्रेज छोड़कर गए, ये सारा प्लानिंग तो उन्हीं का है। हमारे नेता जो है उनको मिल मिला करके उन्होंने तय कर लिया कि भाई मुसलमानों को यहाँ से जाने दो ताकि हमारा अकेला राज रह जाएगा। लेकिन मुसलमानों ने जाना तय नहीं किया कि भैया हम तो नहीं यही जाएंगे तो कह हमारा रहे हैं मुल्क प्रधानमंत्री छोड़ कि आम मुसलमान की मर्जी नहीं थी कि देश टूटे। वो चाहते थे कि एक देश हो, बंटवारा नहीं हो। प्रेम करते हैं मुसलमानों सत्ता के ने- नाम सत्ता से ने नफरत तोड़ा। है इनको। कितना प्रेम करते हैं, वह बोर्ड का नाम बदल दिया। ठीक है, अब ये गुर्जर साहब एक छोटी सी आपको टिप्पणी जो कहते हैं गंभीर आरोप लगा रहे गड़ियाली हैं। आंसू, ये आरको साहब गड़ियाली कह रहे हैं आंसू कि से काम नहीं बीजेपी ने चलेगा। गुमराह किया है। जनता जानती है कि रोज तो दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई जा रही है। क्या क्या नहीं हो रहा बीजेपी के राज में। आज हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, ये दुनिया जानती है। तो जवाब दे रहे हैं आरको साहब, एक हिंदुस्तानी मिनट। नहीं, आरको दुनिया साहब, देख रही है आरको साहब, कि शैलेंद्र मुसलमानों के गुर्जर साथ जी क्या हो जवाब रहा दे रहे है। हैं। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, कौन हमारी सी मस्जिद दरगाहें छीन छीनी गई जा आपकी? रही है। हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। आरको साहब इनसे दुनिया सरेआम जानती झूठ है। मत बोलिए। इनसे पूछिए, बता दीजिए कौन सी दरगाह हर छीनी मस्जिद गई, के अंदर तो कौन मंदिर सी है। दरगाह आरको छीनी साहब, गई। ऐसे तो बैठ के झूठ मत बोलिए। सिर्फ यहाँ मुसलमान भाइयों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या देख नहीं रही है, दुनिया देख रही है और आरको दुनिया साहब, समझ रही है। आरको साहब, सरेआम तो बैठ करके झूठ मत बोलिए। के साथ बीजेपी क्या कर रही है। खुदा के पास जाना है, देखिए, इतना तो सब झूठ मत जानते हैं, बोलिए। हेमंत जी, कौन सी मस्जिद अरे तो आपकी वो छीन गई? जाना आप है, कह रहे हैं बोल कि रही है। सरेआम मस्जिदें छीनी अरे जा तो- रही है। कौन सी मस्जिद छीन गई बताइए जरा। अरे साहब पाबंदी लगा दी ना वहां कौन सी जामा में? मस्जिद में, कौन सी पाबंदी लग गई? जामा मस्जिद में लगा दी आपने है। इसी तरह और ये जब पाबंदी लगा दी देखिए, कि बस हेमंत जी, जब 50 नागरिक आदमी से ज्यादा संशोधन कोई नहीं कानून लाया जा रहा था, वहां तभी इन्होंने यही फैलाया। 5000 मुस्लिम आदमी। भाइयों, भ्रम मत फैलाइए तुम्हारी आरको सारी साहब। भारतीय 5000 सदस्यता खत्म देखिए, हो जाएगी। आपसे तब बात किस को तरह जवाब से- कर लेना। किस तरह से गुमराह अगर करने का आपको काम करना किया, तो आप कर लें। बताइए। किसी मैं भी नहीं मुस्लिम बोलूंगा भाई फिर। बहन की हमारे सदस्यता बीच में गई, मैं आपके बीच में नहीं नागरिकता बोल रहा। चली गई। तो इसी आपको तरह क्या आके मेरे वक्फ बीच में बोर्ड की बोलने तरह, का? अरे आप आपको बोल पता है, आपको कोई हक नहीं है बोलने का। सैयद मेरे अहमद सवाल खान का ने जवाब देना आप। टू नेशन मैं जब थ्योरी सवाल रखी पूरा थी, करूं तो आपको जवाब पता है देना। नहीं पता है? बोलिए, सर बोलिए। सैयद अहमद खान ने टू ठीक नेशन है, थ्योरी आप रखी बोलिए। थी। मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जो पहले कांग्रेसी लीडर्स थे और मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं और सत्ता के लिए आरको साहब, आपको ये कौन बता रहा है कि आपकी मस्जिदें छीनी जा रही है, या फिर सिर्फ आप भ्रम फैलाने के लिए बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कोई मस्जिद नहीं छीनी जा रही। अब आप यही मुझसे- तो गुमराह कर मैं रहे तो हैं। मुझसे बात इनके करने का पास तो इनसे एक मैं आप ही से तो एग्जाम्पल बात कर रहा था नहीं है पिछले कि कोई 5 बता मिनट दे से। कि आप ही किसी बोले भी जा रहे तरह थे जब भाई, आप ये तो झूठ बीच में बोलेंगे, क्यों बोल भ्रम रहे हैं? फैलाएंगे, इन्हें जनता को पाबंद करें ना आप। गुमराह करेंगे। आरको साहब, अरे भाई इन्हें पाबंद करे ना, बीच में कौन इस है? उम्र अरे में साहब, आप इनसे पूछे, इनसे इतना तो रखिए। पूछे आप, तो ये खुदा के बोले घर जाना है आपको। मेरे सवाल का जवाब इनसे पूछ लेना आप, मुझे बोलने तो दें आप। नहीं आप तो बोलने मैं नहीं दे रहे। आपके सवाल का जवाब ही उनसे ले रहा हूं, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे कि हमारी मैं बता रहा हूं मस्जिदें ना, छीनी मैं जा रही आपको है, ये अरे मैं बेतुका बता बयान तो है रहा हूं आरको ना, साहब। बता रहा हूं ना। हाँ, बताइए। सिंबल की मस्जिद जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। क्या पाबंदी 50 लगा आदमी दी से सर? ज्यादा नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। अरे लगा दी ना, उसका नाम बदल दिया और उसके ऊपर पाबंदी मस्जिद छीन लगा गई दी आपसे? कि 50 आदमी से ज्यादा नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। यूपी गवर्नमेंट ने वहां चौकी कायम कर दी, एक पुलिस ऐसा बिठा दी। एक भी ऑर्डर बता दीजिए। और कमाल कर ऑर्डर दिया। लाइए ना, ऐसे बहस कर रहे हो हवा में। आपका मीडिया सिर्फ झूठ बता रहा बोलना, है, बताइए ऑर्डर। आपका मीडिया कोई चिल्ला यूपी चिल्ला के गवर्नमेंट कह का रहा ऑर्डर है बताइए, कि ठीक है। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। ठीक आपको चलिए, नजर नहीं ठीक है, आएगा। मैं- हवा में बहस आपको मत करिए। नजर नहीं आएगा। मित्र साहब, ठीक है। मित्र साहब, आरको साहब की टिप्पणियों को भी ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि एक समराइज जो प्रधानमंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज का जो लोग उत्थान का दावा करते थे वो दावा बेमानी रहा इतने सालों से इस देश में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी वही बात आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सुधार किए गए हैं, नया कानून जो बनाया गया है, और वो एक सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। देखिए, अब चाहे देखिए, कांग्रेस उस पर कुछ भी कहें। जी हेमंत एक मिनट, इनको आप सुनिए, शैलेंद्र जी सुनिए। देखिए हेमंत, ये जो वक्फ संशोधन एक्ट जो संशोधन हुआ वक्फ एक्ट में, ये 2 और 3 को क्या नाम से संसद में हुआ और क्या नाम से 5 तारीख के आसपास उसको राष्ट्रपति की मोहर लगी। लेकिन अभी तक भी इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया था। ये पहला मौका रहा जब राइजिंग भारत जो न्यूज 18 का जो प्रोग्राम है
उसमें प्रधानमंत्री ने वक्फ एक्ट में जो संशोधन हुआ उस पर अपने विचार रखे। ये तो एक महत्वपूर्ण बात। अब चूंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री यदि कोई बात कहते हैं तो उस बात में बहुत गंभीरता होती है, और जो उन्होंने बात कही, जो महत्वपूर्ण बात कही कि ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है, वो प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में कही। देखिए हेमंत, देश में जो कुल आबादी मुसलमानों की है उसमें से करीब 85% जो मुसलमान है वो गरीब तबके का मुसलमान है, जिसमें जुला आता है, अंसारी आते हैं और दूसरे जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग मुसलमान हैं वो उनको आता है। अब तक जितने भी देश में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, या ये कहें कि जो वक्फ की संपत्तियों पर जिन लोगों का कब्जा है, उसमें कोई भी ये जो पिछड़ी जाति के जो मुसलमान है उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा कि अब चूंकि नई क्या नाम की जो कमेटियां बनेंगी उसमें इस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। आरको साहब को तकलीफ है इसमें, पसमानदा को क्यों लाया जाए, जुलाहा को क्यों प्रतिनिधित्व मिला जाए, और कुछ लोगों को भी तकलीफ है। पहले से हैं, गुमराह मत कीजिए आप। ये सब गुमराह करने की बात है। हमारे यहाँ सब पसमानदा भी हैं, दूसरे भी हैं, सब कमेटियां बनी हुई है, सब जगह ऑडिट होता है। और आप देखिए इन्होंने ऑडिट के अंदर कानून बना दिया कि 20 दिन के अंदर अंदर या तो ऑडिट करे वरना 6 महीने की तो सजा, लाख रुपए जुर्माना। बताइए ये क्या इंसाफ है? नहीं करें, आप करें कि ऑडिट भी नहीं करें, पसमानदा मुसलमानों को भी अधिकार नहीं मिले। अरे मस्जिद कमेटियां जो हैं बाकी लोगों को भी अधिकार नहीं मिले, तो वहाँ कोई सीए बैठाएगा हमारे पास? पूरे मामले में देश की जनता को किस प्रकार, लेकिन आप ऐसे कानून बना रहे हैं कि आपको जो 6 महीने की सजा हो जाएगी। कानून बना है, देखिए तो सही आरको साहब। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो नया कानून है वो सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, और आने वाला वक्त बताएगा कि ये परिवर्तन आखिरकार पूरी कौम के लिए, मुस्लिम समाज के लिए और पूरे देश के आम आवाम के लिए कितना सकारात्मक सिद्ध होता है।